हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी एजुकेशन। बात चल रही थी बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसके हमने कॉमर्स के पैटर्न और उसके सिलेबस की चर्चा की थी इससे पहले वाली वीडियो में। अभी ये जो चल रहा है वो चल रहा है 1000 एमसीक्यू का सीरीज चल रही है, जिसमें 10 एमसीक्यू मेरे इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं। अगले 10 हम आज की वीडियो में करेंगे। इस तरीके से हम 10-10 करके सारी एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है कैश फ्लो के एमसीक्यू, उसके बाद 1 बाय 1 हर चैप्टर्स के एमसीक्यू जहाँ तक मुझे मिलेंगे मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगी। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगद अंतर्वाह यानी कि कैश इनफ्लो नहीं है? बेटा नगद अंतर्वाह कैश इनफ्लो को आपका ये देखना है कि पैसा कहाँ से आता है, बस। तो अंश निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो है। स्थायी संपत्ति विक्रय, सेल करोगे कोई फिक्स असेट्स तब भी पैसा आएगा, इनफ्लो है। देनदारों में कमी, तो देनदार डेटर्स बेटा कब कम होंगे? जब वो आपको पैसा देंगे। और लेनदारों में कमी पैसा आउटफ्लो है, ठीक है। लेनदारों में कमी कब होगी? जब आप किसी को पेमेंट करोगे। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नगद अंतर्वाह नहीं है, कैश इनफ्लो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लेनदारों में कमी। क्लियर जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगद बहिर्वाह यानी कि कैश आउटफ्लो नहीं है? बस आपको इतना से देखना है बच्चे कि आपका पैसा कहाँ बाहर गया है, कहाँ बाहर नहीं गया। ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैश आउटफ्लो है। लेनदारों में कमी कब होगी? जब आप उसको पेमेंट करोगे। लेनदारों में वृद्धि कब होगी? जब आप पैसा लोगे लेनदार से। और नगद संपत्ति क्रय करोगे। तो नगद संपत्ति क्रय कब करोगे आप? जब आप पैसा आउटफ्लो होगा। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, तो कैश आउटफ्लो कौन सा नहीं है? लेनदारों में वृद्धि। क्लियर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कार्यशील पूंजी में कमी का परिणाम है वर्किंग कैपिटल। किसकी कमी का परिणाम है? तो बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसी को आप वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब करंट असेट्स ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा ही बनेगी, और जब करंट असेट्स कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम ही बनेगी। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज यदि ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल बेटा कम होगी, और करंट लायबिलिटीज कम होगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछा गया है कि कार्यशील पूंजी में कमी का परिणाम है। तो जब उधार बेचा गया माल उधार बेचोगे तो क्या बनेगा बेटा? डेटर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब करंट असेट्स क्या हुई? ज़्यादा हुई। क्लियर। तो कार्यशील पूंजी भी ज़्यादा हुई। चालू दायित्व में कमी, चालू दायित्व में यदि कमी आएगी तो कार्यशील पूंजी क्या होगी आपकी? ज़्यादा ही होगी ना। बोलिए। चालू संपत्ति में कमी, करंट असेट्स कम होगी तो आपकी कार्यशील पूंजी भी कम होगी। और चालू संपत्ति में वृद्धि यानी कि करंट असेट्स यदि मेरी ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछा गया था कि कार्यशील पूंजी में कमी का परिणाम क्या है? तो चालू संपत्ति जब कम होगी तो कार्यशील पूंजी भी कम होगी। तो यहाँ जो एमसीक्यू आते हैं बेटा बेसिक कई बार एमसीक्यू दे देता है, लेकिन हमको क्या कंसेप्ट पे जोर देना है। यदि आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे आंसर वहाँ पे दे पाओगे, ठीक है। और इस चैप्टर के मैं मानती हूँ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांस इसके रहते हैं। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है? विनियोजन क्रिया का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि जब तक पेपर में आपको क्लियर नहीं किया है कि वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो आपको नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है कि विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, तो लाभांश का भुगतान, ठीक है। पेड डिविडेंड जो पेड होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगी? यदि आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी बोल रहे हो तो वो आएगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर। अधिकार शुल्क से रोकड़ प्राप्ति, रॉयल्टी जो रिसीव हुई है वो किस में आएगा? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
स्थायी संपत्तियों का क्रय, तो देखो संपत्तियों को बेचना और खरीदना वो क्या है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर। और या फिर उपयुक्त सभी, तो बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि उपयुक्त सभी यदि इनको ऑल ऑफ द अबव मिल जाता है ना, तो सब पे ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक कर आते हैं। तो थोड़ा सा देख लिया करिए एमसीक्यू कि इसमें लिखे हुए क्या है, आपके ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है स्थायी संपत्तियों के क्रय, यानी कि फिक्स असेट्स खरीदना और बेचना, यही आपकी विनियोजन क्रियाओं में सम्मिलित होगा। क्लियर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कई बार पता है क्या होता है कि कई बार पेपर में एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है किस तरीके से पूछ सकता है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह होगा, यानी कि कितना कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा, उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह होगा, कितना होगा वो हमें बताना है। फर्नीचर का प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस किसका दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए बेटा, इसके लिए सिंपल से फर्नीचर का अकाउंट आप बना लीजिए। तो जैसे कि इसमें बना हुआ है एक फर्नीचर का अकाउंट है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, तो किसी भी असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस बेटा कौन सा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस बीडी आपने लिख लिया। फटाफट से रफली आप ऐसे करना, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखा, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो आपने क्रेडिट साइड में लिखा और बैलेंसिंग फिगर आप निकाल दीजिए। क्लियर। तो फर्नीचर अकाउंट जैसे बनाया, मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, उसके बाद मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन लिखा और देन मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। बैलेंसिंग फिगर मेरे यहाँ भी निकल सकता है और क्रेडिट साइड में भी निकल सकता है। तो यदि भी डेबिट साइड में निकल रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, परचेज किया है, फर्नीचर को मैंने परचेज किया है। और यदि क्रेडिट साइड किया है तो मैंने क्या किया, सेल किया है। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा जब बैलेंसिंग फिगर निकला है वो डेबिट साइड निकला है, तो इसका मतलब मैंने फर्नीचर को परचेज किया है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। किस एक्टिविटी में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। और वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा कितने का, 15,000 का। क्लियर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनियोजन क्रिया में रोकड़ बहिर्वाह में शामिल होने वाली मद है, जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसमें कैश आउटफ्लो में कौन से आइटम आपका आएगा। क्लियर। तो उन्होंने बोला है स्थायी संपत्तियों का विक्रय, तो बेटा सेल से ही पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपकी फिक्स असेट जो सेल हुई है वो एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, ये मैंने अभी बोला इससे पहले वाले एमसीक्यू में। और ये किसका है, विक्रय इनफ्लो का है, ठीक है, पैसा आएगा। निवेशों से प्राप्त ब्याज, आपने जो इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला है वो किस में मिलेगा, आपको कैश इनफ्लो होगा। और कौन सी एक्टिविटी होगी, वो विनियोजन क्रिया यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद ऋण और अग्रिमों का भुगतान, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ऋण और अग्रिमों का भुगतान, अच्छा जी रोकड़ बहिर्वाह पूछे हमसे तो कैश आउटफ्लो पूछा है तो इसी को टिक करिए। नहीं बेटा, ऋण और अग्रिमों का लोन्स एंड एडवांस की जो पेमेंट आती है वो आती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इस क्वेश्चन में आपको किसमें पूछा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद आता है निवेशों का क्रय, बिल्कुल कि इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए, तो इन्वेस्टमेंट जब परचेज करोगे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और वो क्या है, आपका कैश आउटफ्लो है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा निवेशों का क्रय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर कर भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए कि आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है। कर आयोजन का प्रारंभिक शेष, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम इसमें तैयार करेंगे। तो इसमें क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वो क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस बीडी, ये देखिए बाय बैलेंस बीडी आपने लिखा। वहाँ पर आपको एमसीक्यू में आपको रफली बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपको इतना सा लिखना है फटाफट से साइड में रफ पेज पे कि ओपनिंग बैलेंस इस तरफ लिखा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में साइड में लिखा। यदि चालू वर्ष में कर का आयोजन लाभ हानि से आपने 10,000 का किया है, पेंडल का जो अभी प्रोविजन बनाया है वो आपने क्रेडिट साइड लिखा। बैलेंसिंग फिगर में या तो आपके पास डेबिट साइड आया है तो डेबिट साइड आपका किस नाम से आएगा, वो टैक्स पेड के नाम से आएगा। तो 7,000 रुपये आपने टैक्स के अमाउंट को पेड किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्नलिखित में से किसे नहीं घटाया जाता। आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश की आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो किसे नहीं लेस करोगे। तो बेटा इसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा ये है कि जब करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो ऐड करते हैं, डिक्रीज होती है तो लेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट लाइबिलिटीज़ के साथ आपका बिल्कुल सीधा रिलेशन होता है, ठीक है। बड़ी
तो जोड़ा, घटी तो माइनस किया। लेकिन करंट असेट्स यदि आपकी बढ़ती है तो आप क्या करोगे, उसे घटाओगे, और घटती है तो आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ जो बात पूछी गई थी वो क्या पूछी गई थी कि आप किसे नहीं घटाया जाएगा। तो स्टॉक में जब वृद्धि होगी, तो स्टॉक में वृद्धि हुई तो इसका मतलब करंट असेट्स क्या हुई है, आपकी प्लस हुई है, इंक्रीज हुई, तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। देय विपत्रों में वृद्धि यानी कि बीपी, बीपी करंट लायबिलिटीज यदि आपकी प्लस हुई है, इंक्रीज हुई, तो आप क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। लेनदारों में कमी, करंट लायबिलिटीज यदि आपकी डिक्रीज हुई तो आप उसको लेस करोगे। और देनदारों में वृद्धि, करंट असेट्स आपकी इंक्रीज हुई है तो आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे। तो आपसे पूछा गया था किसे नहीं घटाया जाएगा, तो किसे नहीं घटाया जाएगा, देय विपत्रों में वृद्धि यानी कि आपके जो बीपी है, बीपी यदि इंक्रीज होंगी तो आप उसको क्या करोगे, बीपी यदि आपके इंक्रीज होंगे यानी कि करंट असेट्स यदि बढ़ेगी तो आप भी क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। क्लियर जी। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नंबर है आपका 19। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है। तो देखो बेटा जी, प्रवाह नहीं है, माल पूर्तिकर्ताओं को भुगतान बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। माल की बिक्री से रोकड़ प्राप्ति बिल्कुल ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, जो आपके बिजनेस की कार्यशैली से संबंधित है, दिनचर्या के क्रियाकलापों से, माल को खरीदना बेचना ये सब। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति, ये तो कौन सी एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी आपको बोला था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है आपके पास, संपत्तियों को खरीदना और बेचना। और आयकर का भुगतान क्या है आपका, आयकर का भुगतान क्या है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपसे पूछा गया कौन सी संचालन क्रियाओं से कैश इनफ्लो नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें बेटा, स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोकड़ प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, केवल रोकड़ अंतर्वाह का विवरण, भाई ऐसा तो नहीं है खाली पैसा आता है हम उसी का स्टेटमेंट बनाते हैं। केवल कैश रोकड़ बहिर्वाहों का विवरण, ऐसा भी नहीं है केवल कैश आउटफ्लो होता है उसी का हम स्टेटमेंट बनाते हैं। केवल रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाहों का विवरण यानी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का विवरण। अब यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है, वो सोचता है कि चलो इसी को टिक कर दिए, लेकिन अगला ऑप्शन तो पढ़ो। अगला ऑप्शन क्या है, न केवल रोकड़, ओनली कैश का ही नहीं बल्कि रोकड़ तुल्य अंतर्वाह और बहिर्वाहों का ही विवरण। हाँ जी, बल्कि क्या है, कैश इक्विवेलेंट का भी इनफ्लो और आउटफ्लो का भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो रोकड़ प्रवाह विवरण है ना बेटा, उसमें ओनली केवल कैश के बारे में ही नहीं देखते हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में देखते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा जो इसका आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी मैंने इसमें आपके 10 MCQ और करा दिए हैं। इस तरीके से 10 करके हम इस सीरीज़ को चालू रखेंगे। और इसके अलावा आप जो डिटेलिंग है यानी कि जो इसकी थ्योरी है उसके लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। ओके।